Chapter 15. Body fluid and circulation. You have learned all living cells have to be provided with nutrients, O2 and other essential substance. मतलब you have learned that आपने यह मतलब जान चुका है या पढ़ चुका है कि सभी जो लिविंग सेल्स हैं उन्हें हैव टू बी प्रोवाइड करना पड़ता है क्या न्यूट्रिएंट्स, O2 ऑक्सीजन और essential substance. Also waste or harmful substances produced have to be removed continuously for healthy functioning of tissue. अगर आप यहाँ देखें तो हमें उन्हें न्यूट्रिएंट्स को ऑक्सीजन को प्रदान तो करना है और वहाँ से जो यूज्ड वेस्ट हैं उन्हें कंटिन्यूसली निकालना भी ज़रूरी है। किसके लिए? हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ टिश्यू की हेल्दी फंक्शनिंग के लिए हमें उसे निकालना भी ज़रूरी है। It is therefore essential have to efficient mechanism for the movement of these substances of the cell from to cell. It is therefore इसीलिए essential to have जरूरी है efficient mechanism एक mechanism होना जरूरी है for the movement of these substance इस substance के exchange के लिए एक mechanism होना जरूरी है जो cell to cell substance को exchange कर सके। Different group of animals have evolved the different method of transport. अगर हम यहाँ देखें तो different group of animals अलग अलग प्रकार के जो ग्रुप के एनिमल्स हैं वो अलग अलग तरीके से इस ट्रांसपोर्टेशन को प्रोसेस करते हैं, इस प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। जैसे कि हम बात करें तो सिंपल ऑर्गेनिजम्स लाइक स्पंज सिलेंट्रेट circulate water from their surrounding through their body's cavities, facilitate cell to exchange these substance। जो कि स्पंज और सिलेंट्रेट की बात की जाए तो वे वाटर को सर्कुलेट करते हैं फ्रॉम दियर सराउंडिंग थ्रू दियर बॉडी कैविटी, अपने बॉडी कैविटी द्वारा, और जो वेस्टेज है उसे निकाल देते हैं, जो वेस्ट पदार्थ है, और जो न्यूट्रिएंट्स हैं जिन्हें उन्हें ज़रूरी है वो उसे ऑब्टेन कर लेते हैं। अगर हम आगे देखें तो मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म यूज स्पेशल फ्लूइड विद इन दियर बॉडीज टू ट्रांसपोर्ट सच मटेरियल्स। Blood is the most common used body fluid most of the higher organisms including humans for this purpose. More complex organisms की बात की जाए तो वे स्पेशल फ्लूइड का यूज करते हैं। उस स्पेशल फ्लूइड क्या है? वह स्पेशल फ्लूइड क्या है? ब्लड है, जिसका यूज मतलब ऐसे मटेरियल्स को आदान प्रदान या ट्रांसपोर्ट करने के लिए ब्लड का यूज करते हैं। जैसे कि इसमें मानव भी इंक्लूड है, मानव भी इसमें इस मेथड का यूज मानव भी करता है। Another body fluid lymph is also help in the transport of the certain substance। certain मतलब निश्चित ऐसे सब्सटेंस मतलब टिश्यू के छने हुए पार्ट से जो सब्सटेंस निकलता है, कुछ जिसे ब्लड नहीं ले जा पाता उन्हें ट्रांसपोर्ट करने के लिए लिम्फ का यूज किया जाता है, जो कि अनदर ब्लड फ्लूइड है। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट कंपोजिशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड। मतलब आप यहाँ पर कंपोजिशन मतलब ब्लड किससे मिलकर बना है, कौन कौन से उसमें कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, एंड प्रॉपर्टीज उसके जो है प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, लिम्फ और लिम्फ के प्रॉपर्टीज और कंपोनेंट्स क्या हैं, एंड द मैकेनिज्म ऑफ सर्कुलेशन ऑफ एंड द मैकेनिज्म ऑफ सर्कुलेशन इज आल्सो एक्सप्लेन्ड हेयर इन। यहाँ पर एक्सप्लेन किया जाएगा मतलब कौन कौन से टॉपिक आपको यहाँ पढ़ने को मिलेगा ये दिखाया गया है। और हम वैसे यहाँ भी देख सकते हैं कि ब्लड को पढ़ने को मिलेगा, लिम्फ टिश्यू या सर्कुलेटरी पाथवे, सर्कुलेशन में कौन कौन से पाथ हैं, डबल सर्कुलेशन, रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी, डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, ये इन सभी पार्टों को हम यहाँ कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्लड। Blood is a special connective tissue consist of fluid matrix, plasma and formed element। जो ब्लड है वह स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू मतलब अलग अलग पार्ट्स को, बॉडी के सभी पार्ट को ब्लड क्या करता है,
कनेक्ट करता है। फ्लूइड मैट्रिक्स है, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट से ये मिलकर बना है। सबसे पहले हम किसके पार्ट, जो ब्लड के पार्ट में प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट हैं, उसमें से हम पहले प्लाज्मा की बात करते हैं। प्लाज्मा इज अ एक्स्ट्रा कलर्ड, प्लाज्मा इज अ एक्स्ट्रा कलर्ड मतलब हल्का येलोइस, उसे ही क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा कलर्ड। विस्कस फ्लूइड है, विस्कस माने होता है हिंदी में बोले तो श्यान, अगर हम हिंदी में विस्कस का मतलब समझे तो श्यान, और अगर अपनी भाषा में समझे तो किसी भी गाढ़े पदार्थ को, अगर कोई चीज़ जितना ज़्यादा गाढ़ा है वो उतना ज़्यादा विस्कस है। फ्लूइड कंस्टिट्यूट नियरली 55% ऑफ ब्लड, जो ब्लड होता है उसके 55% को प्लाज्मा बनाता है। एंड 90 to 92% ऑफ प्लाज्मा इज वाटर, मतलब 90 से 92% जो है प्लाज्मा वह वाटर है। एंड प्रोटीन्स कंट्रीब्यूट 6 to 8% ऑफ इट। फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन्स, एल्बुमिन्स आर द मेजर प्रोटीन्स। फाइब्रिनोजन और ग्लोबुलिन प्रोटीन, एल्बुमिन प्रोटीन, ये मेजर प्रोटीन्स होते हैं। अगर हम यहाँ देखें तो फाइब्रिनोजन जो कि क्लॉटिंग में काम आता है, ब्लड के क्लॉट करने में, मतलब ज़्यादा ब्लड फ्लो ना हो, ब्लड कहीं अगर हमें कहीं इंजरी हो जाए तो ज़्यादा ब्लड फ्लो ना हो, उसे रोकने के लिए फाइब्रिनोजन ज़रूरी है। ग्लोबुलिन में कौन सा, गामा ग्लोबुलिन पाया जाता है जो कि किसके लिए, डिफेंस में काम आता है। एंड एल्बुमिन प्रोटीन जो पीएच बैलेंस काम करता है, किसके लिए, पीएच बैलेंस करता है। और वहीं मेजर प्रोटीन्स भी हैं जो इसमें पाए जाते हैं। अगर हम यहाँ देखें तो फाइब्रिनोजेंस आर द नीडेड फॉर द क्लॉटिंग, पहले ही बताया आपको कि फाइब्रिनोजेंस जो है नीडेड जरूरी है फॉर द क्लॉटिंग, क्लॉटिंग के लिए अथवा कोगुलेशन ऑफ ब्लड, ब्लड को थक्का बनाने में। और ग्लोबुलिन्स primarily are involved in the defense mechanism of the body and the albumins, जो ग्लोबुलिन है उसमें से कौन सा ग्लोबुलिन पाया जाता है, गामा ग्लोबुलिन, जो कि इन्वॉल्व है किसमें, डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी, बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म में। द एल्बुमिन्स हेल्प इन द ऑस्मोटिक बैलेंस एंड पीएच बैलेंस में भी कह सकते हैं। जो एल्बुमिन है वह ऑस्मोटिक बैलेंस में हेल्प करता है। प्लाज्मा आल्सो कंटेन्स स्मॉल अमाउंट्स ऑफ द मिनरल्स लाइक सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोरीन etc. Glucose, amino acids, lipids etc. are also present in the plasma as they are always transit into body, जो बॉडी में मूव करते रहते हैं। मतलब प्लाज्मा आल्सो कंटेन्स सम स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मिनरल्स, इसमें बहुत सारे मिनरल्स जैसे कि सोडियम, पोटेशियम और जैसे पाए जाते हैं। और वहीं ग्लूकोज, मिनरल्स, ग्लूकोज एंड एमिनो एसिड्स, लिपिड्स ये सभी पाए जाते हैं, आर द आल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा। फैक्टर्स फॉर द coagulation or coagulating of clotting of blood are also present in the plasma in an inactive form. Plasma without the clotting factors is called serum. अगर हम यहाँ देखें तो सीरम एक सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर हम ब्लड की बात करें तो ब्लड ब्लड से दो पार्ट है, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट, और फॉर्म्ड एलिमेंट। तो अगर अगर फॉर्म्ड एलिमेंट और प्लाज्मा से क्लॉटिंग फैक्टर निकाल लें तो क्या बनता है, सीरम। हम ऐसे शॉर्ट में इसे समझ सकते हैं कि सीरम क्या है, सीरम इक्वल टू प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर, सीरम इक्वल टू प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर। फॉर्म्ड एलिमेंट्स, erythrocyte, leukocyte and platelets are the collectively called formed elements and they constitute nearly 45% of the blood. प्लाज्मा कितना था, 55%। फॉर्म्ड एलिमेंट कितने हैं, 45%। और इसमें थ्री पार्ट्स हैं, इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स। ये सभी साइंटिफिक नेम है, लेकिन अगर हम देखें तो आरबीसी
रेड ब्लड कार्पोसेल्स, ल्यूकोसाइट, डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड कार्पोसेल्स और प्लेटलेट्स भी कहते हैं इन्हें। इरिथ्रोसाइट की बात की जाए, आर रेड ब्लड कार्पोसेल्स की बात की जाए, आर मोस्ट अबंडेंट ऑफ द ऑल सेल इन द ब्लड। जो सभी सेल्स हैं उनमें सबसे मोस्ट अबंडेंट क्या है? इरिथ्रोसाइट। A healthy adult man has one an average 5 millions to 5.5 millions of RBC मिलीमीटर प्रति क्यूब ऑफ ब्लड में पाए जाते हैं। RBC are formed in the red bone marrow in the adult। RBC जो है सबसे पहले अगर हम बात की जाए तो एम्ब्रियो स्टेज में यॉर्क सेक में बनता है, इस फिर लीवर में बनता है, और जो एडल्ट है, एडल्ट में सबसे पहले कहाँ बनता है? बोन मैरो में, इन एडल्ट बोन मैरो में। और कौन से? रेड बोन मैरो। बोन मैरो की बात की जाए तो दो प्रकार के बोन मैरो होते हैं, रेड बोन मैरो और येलो बोन मैरो। रेड बोन मैरो में हमेशा बनते रहते हैं, येलो बोन मैरो में इमरजेंसी केस में बनता है। अगर हम यहाँ देखें तो आरबीसी आर डिवाइडेड न्यूक्लियस इन मोस्ट ऑफ द मैमल्स आर बाइकॉन्केव इन द सेम शेप। जो न्यूक्लियस होता है वो absent होता है किसमें? आरबीसी कार्पोसेल्स। आरबीसी एक प्रकार का सेल है, लेकिन सेल में न्यूक्लियस होना चाहिए, लेकिन आरबीसी में न्यूक्लियस absent होता है। और इसका जो शेप है वो बाइकॉन्केव होता है। दे हैव अ रॉड रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स कॉल्ड हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में दो पार्ट्स हैं, हीमो और ग्लोबुलिन। हीम और ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन एक पार्ट्स है जो कि प्रोटीन्स है, हीम फेरस माने आयरन से रिलेटेड है। हेंस द कलर एंड नेम ऑफ दीज सेल्स। अ हेल्दी इंडिविजुअल हैज 12 to 16 grams of hemoglobin in every 100 ml of blood। 100 ml मतलब 100 ml ब्लड में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। दीज मॉलिक्यूल्स प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। ये हीमोग्लोबिन जो है, एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन को बैंड करता है और उससे करता है ट्रांस मतलब सिग्निफिकेंट रोल अदा करता है किसमें? ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस में। आरबीसी हैव एन एवरेज लाइफ 120 days आफ्टर विच दे आर डिस्ट्रॉयड इन द स्प्लीन ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। स्प्लीन को हम ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी कहते हैं। Leukocytes are also known as the white blood corpuscles, as they are colorless due to lack of hemoglobin। ये क्या होते हैं? ल्यूकोसाइट वो कलरलेस होते हैं, उनके पास ड्यू टू लैक ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन नहीं होता है, इसलिए वो क्या होते हैं? कलरलेस होते हैं। दे आर न्यूक्लिएटेड and are relatively lesser in number which average 6,000 to 8,000 millimeter per cube of blood। ल्यूकोसाइट आर जनरली शॉर्ट लिव्ड। ल्यूकोसाइट जो होते हैं जनरली शॉर्ट लिव्ड मतलब बहुत कम समय के लिए होते हैं, उनका जो लाइफ स्पैन है वो बहुत कम होता है। वी हैव टू मेन कैटेगरीज ऑफ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट। वी हैव टू मेन कैटेगरीज। यहाँ हमारे पास जो है दो कैटेगरी किसकी किसकी? डब्ल्यूबीसी की, ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट। न्यूट्रोफिल, ईओसिनोफिल और बेसोफिल जो कि क्या है? आर द डिफरेंट टाइप ऑफ द ग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट है जिसमें ग्रेन्यूल प्रेजेंट है, वाइल लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स आर एग्रेनुलोसाइट्स। लिम्फोसाइट मोनोसाइट क्या है? एग्रेनुलोसाइट है। न्यूट्रोफिल्स आर द मोस्ट एबंडेंट ऑफ द सेल। 60 से 65% क्या होता है? न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स 60 से 65% होता है ऑफ द टोटल आरबीसी। एंड बेसोफिल आर द लीस्ट, सबसे कम 0.5 से 1% तक क्या होता है? बेसोफिल। एमॉन्ग देम, इन सभी में सबसे ज़्यादा क्या होता है? न्यूट्रोफिल। मतलब न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा होता है और बेसोफिल सबसे
कम होता है। न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स 6 to 8%, phagocytic cell which destroy foreign organisms का entering the body। बॉडी में इंटर कोई अगर फॉरेन ऑर्गन करता है, ऑर्गेनिज्म करता है, तो उन्हें डिस्ट्रॉय कौन करते हैं? न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट, जो कि फैगोसाइटिक है। फैगोसाइटिक मतलब होता है सेल को खाने वाले, सेल को खा लेने वाले ऐसे जो न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट हैं, उन्हें फैगोसाइटिक सेल कहते हैं। बेसोफिल्स सिक्रीट हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपेरिन, मतलब मास्ट सेल की तरह काम करता है, एक्सेट्रा। आर दे इन्वॉल्व इन द इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस। रिएक्शंस इयोसिनोफिल 2-3% होता है, रेसिस्ट इन्फेक्शन एंड are also associated with the allergic reactions. Associated with the allergic reactions, lymphocytes 20 से 25% होता है। आर ऑफ द टू मेजर टाइप्स बी एंड टी लिम्फोसाइट पाया जाता है। बोथ बी एंड टी लिम्फोसाइट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। प्लेटलेट्स, मतलब जब बात करें लिम्फोसाइट की, तो लिम्फोसाइट दो है, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट कौन सा लिम्फोसाइट है? ऐसे लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट जो थायराइड में मेच्योर होते हैं, उन्हें टी लिम्फोसाइट कहते हैं। और ऐसे लिम्फोसाइट जो कि बोन मैरो में मेच्योर होते हैं, उन्हें बी लिम्फोसाइट कहते हैं। और बी लिम्फोसाइट क्या करता है? बी लिम्फोसाइट में मतलब इम्यून रिस्पॉन्स के लिए एंटीबॉडी बनाता है। बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी यही बनाता है, बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी, और जबकि टी लिम्फोसाइट उसे बनाने में प्रेरित करता है। प्लेटलेट्स आल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट। जो प्लेटलेट्स होता है उन्हें थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं साइंटिफिक टर्म में। आर सेल फ्रेगमेंट ऑफ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द मेगाकार्योसाइट्स। स्पेशल सेल्स आर द बोन मैरो। ब्लड नॉर्मली कंटेंट्स 1.5 लाख से 3.5 लाख प्लेटलेट्स मिलीमीटर प्रति क्यूब, मतलब 1,50,000 से 3,50,000 होता है। प्लेटलेट्स कैन रिलीज अ वेराइटी ऑफ सब्सटेंस, मोस्ट ऑफ विच आर इन्वॉल्व इन द कोगुलेशन ऑफ क्लॉटिंग। अथवा जो थ्रोम्बोसाइट है वो बहुत सारे चीज़ को मतलब रिलीज कर सकता है, लेकिन मोस्ट इसमें क्या है? कोगुलेशन और क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग को, मतलब ज़्यादा थक्का बन जाए जिससे ब्लड फ्लो ना कर दे ज़्यादा शरीर से बाहर, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। A reduction in the number can lead to the clotting disorder which lead to the excessive loss of blood। अगर कभी भी प्लेटलेट्स की जो संख्या है वो कम हो जाए, प्लेटलेट्स के नंबर कम हो जाएं, तो क्या होगा कि ब्लड हमें डिसऑर्डर हो जाएगा, किसी क्लॉटिंग डिसऑर्डर। ब्लड ग्रुप की बात की जाए तो एज यू नो, जैसे तुम जानते हो, ब्लड ऑफ ह्यूमन बींग्स डिफर इन द सर्टेन एस्पेक्ट्स। यद्यपि दो it appears to be similar, various type of grouping of blood has been done। अलग अलग प्रकार की ब्लड ग्रुप दिए गए, जैसे कि 2 such groups, ABU ग्रुप और RH ग्रुप, आर वाइडली यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में 2 प्रकार के ग्रुप यूज किए जाते हैं। कौन कौन से? ABU ग्रुप और RH ग्रुप। ABU ग्रुप में क्या है? ABU grouping is based on the presence or absence of two surface antigens, chemicals that can induce immune response on the RBCs, namely A and B। मतलब जो ABU ग्रुप है और किससे बेस है कि मतलब जो ब्लड होगा उस पर अगर एंटीजेंस पाए जाएंगे तो उनके बेस पर उन्हें बाइफरकेट किया गया है, ए और बी। सिमिलरली उसी तरह प्लाज्मा ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स कंटेन्स टू नेचुरल एंटीबॉडीज, प्रोटीन्स प्रोड्यूस्ड इन द रिस्पॉन्स ऑफ एंटीजेंस, एंटीजेंस के रिस्पॉन्स में।
एंटीजेंस को नष्ट करने के रिस्पॉन्स में एंटीबॉडीज बनी हैं। द distribution of antigens and antibodies in the four groups blood A, B, and O are given in the table 15.1. You probably know, शायद आप जानते हो, that during blood transfusion, ब्लड को ट्रांसफ़र करते समय एनी ब्लड कांट बी यूज, कोई भी ब्लड हम यूज नहीं कर सकते। द ब्लड ऑफ डोनर हैज़ टू बी केयरफुली मैच्ड, डोनर का जो दिए गया ब्लड होता है उसे केयरफुली मैच होना चाहिए विद द ब्लड ऑफ द रेसिपिएंट, मतलब प्राप्त करने वाले का, बिफोर एनी ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अवॉइड सिवियर प्रॉब्लम्स ऑफ क्लम्पिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आरबीसी। क्लम्पिंग मतलब होता है कि जब आरबीसी को डिस्ट्रक्शन हो जाए, डिस्ट्रक्शन को ही क्या कहते हैं, क्लम्पिंग। द डोनर्स कंपैटिबिलिटी इज आल्सो शोन इन द टेबल, मतलब टेबल में दिखाया गया है। अगर ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें एंटीजन क्या होगा, ए, एंटीबॉडी बी, और डोनर मतलब कौन कौन उन्हें ब्लड दे सकता है, ए और ओ। बी है तो उसमें क्या होगा, एंटीजन ए बी, एंटीबॉडी ए, और ब्लड दे कौन कौन सकता है, बी और ओ। मतलब ओ सबको दे सकता है और जो सेम है तो सेम का ही तो ले ही सकता है। और अगर देखें तो ए बी ब्लड ग्रुप में ए बी एंटीजन है और इसमें एंटीबॉडीज नील होता है, मतलब कोई नहीं होता। ए बी और ए बी ओ ये सभी दे सकते हैं क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी है नहीं, तो कोई भी एंटीजेंस के दे सकते हैं। ओ में एंटीजन नील है, एंटीबॉडी ए बी है और कोई नहीं दे सकता ओ के अलावा। अगर यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जो व्यक्ति ब्लड लेता है उसमें एंटीबॉडी देखते हैं और जो व्यक्ति देता है उसका एंटीजन देखते हैं। आप यहाँ देख सकते हो कि जो व्यक्ति ब्लड को ले रहा है हम उसकी एंटीबॉडी को देखते हैं। जैसे कि अगर एंटीबॉडी बी है, अगर एंटीबॉडी बी है तो सामने से एंटीजन बी नहीं आना चाहिए, इसीलिए एंटीजन ए आया है, मतलब इससे दूसरा आया है जिससे ब्लड क्लम्प ना करे। और ओ की बात की जाए तो ओ में कोई एंटीजन ही नहीं है, ओ तो हर जगह जा सकता है। From the above-mentioned table, it is evident that Group O blood can be donated to person with any other blood group. किसी भी ब्लड ग्रुप के साथ हम उसे O दे सकते हैं। O group individuals are called universal donor. Persons with the AB group can accept blood from the persons with AB as well as other groups of blood. हर ब्लड मतलब सबसे ले सकता है ए बी। ओ डोनर होता है, सबको दे सकता है। रिसिपिएंट कौन होता है, ए बी। देयरफॉर सच पर्सन आर कॉल्ड यूनिवर्सल रेसिपिएंट्स। ऐसे लोग रेसिपिएंट यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहलाते हैं। आर एच ग्रुपिंग। Another antigen RH antigen similar to 1% in the rhesus monkeys, मतलब 2% rhesus to monkeys, hence RH is also observed। मतलब another antigen जो होता है RH एंटीजन जो कि rhesus monkey में पाया गया था, इसीलिए उसे RH एंटीजन कहते हैं। rhesus से RH लिए गए हैं। is also observed one on the surface of RBC of majority, मतलब मेजोरिटी मतलब सबसे बहुत ज़्यादा लोगों में यह देखा गया है, नियरली 80% ह्यूमंस में, 80% ह्यूमन में सच इंडिविजुअल आर कॉल्ड RH पॉजिटिव पाया जाता है और ऐसे इंडिविजुअल का कहते हैं RH पॉजिटिव। एंड दोज होम ही दिस एंटीजन इज एब्सेंट, प्रेजेंट नहीं है, आर कॉल्ड RH निगेटिव। उन्हें RH निगेटिव कहते हैं। जिनमें पाया जाता है RH पॉजिटिव, जिनमें नहीं पाया जाता है RH निगेटिव। एंड RH निगेटिव पर्सन if exposed of RH positive blood will form a specific antibodies। यदि कोई RH निगेटिव पर्सन किससे
एक्सपोज होगा RH पॉजिटिव ब्लड से, तो क्या होगा, स्पेसिफिक एंटीबॉडीज बनेंगी अगेंस्ट द RH एंटीजेंस, देयरफॉर RH ग्रुप शुड बी आल्सो बी मैच्ड। और यही कारण है कि RH ग्रुप भी मैच किया जाना चाहिए बिफोर द ट्रांसफ्यूजन्स। आ स्पेशल केस A special case of RH incompatibility माने mismatching has been observed between the RH negative blood of pregnant mother with the RH positive blood of the fetus। बात कीजिए किसकी, fetus की, मतलब प्लेसेंटा में पाया हुआ जो एम्ब्रियो है, बेबी, और RH निगेटिव ब्लड ऑफ प्रेग्नेंट मदर, उनके बीच रिलेशन देखा गया है। RH एंटीजेंस ऑफ द fetus RH antigens of the fetus don't get exposed to the RH negative blood of the mother in the first pregnancy। पहले प्रेगनेंसी में तो एक्सपोज नहीं निकलता है, मतलब एक दूसरे से RH पॉजिटिव और RH निगेटिव नहीं मिलता है। जैसे ही टू ब्लड्स आर वेल सेपरेटेड, अलग होते हैं बाय द प्लेसेंटा, और वो जो ब्लड है बाय द प्लेसेंटा से अलग होते हैं। हाउएवर ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड, बच्चे के दौरान, पहले बच्चे के दौरान, देयर इज पॉसिबिलिटी टू एक्सपोज द मैटरनल ब्लड टू स्मॉल, मतलब जो माता का जो ब्लड होता है वहाँ चांस होता है किसका, अमाउंट्स ऑफ RH पॉजिटिव ब्लड फ्रॉम द फीटस में जाने का चांस होता है। इन सच केस, ऐसे केस में द मदर स्टार्ट प्रिपेयरिंग एंटीबॉडीज अगेंस्ट द RH एंटीजन, और इन सब केस से जब RH निगेटिव मदर थी तो RH पॉजिटिव ब्लड आ गया, और RH पॉजिटिव के ब्लड आने से ही, हमेशा RH पॉजिटिव के ब्लड आने से ही एंटीबॉडीज बनने लगा ब्लड में, किसके खिलाफ, RH के खिलाफ, एंटीजन के खिलाफ। इन केस ऑफ हर सब्सटीट्यूएंट प्रेगनेंसीज, मतलब इन केस ऑफ सब्सटीट्यूएंट प्रेगनेंसीज, मतलब आगे आने वाली प्रेगनेंसीज में द RH एंटीबॉडीज from the mother RH negative can leak into the blood of the fetus RH positive and destroy the fetal RBCs। This could be fatal, मतलब ये घातक हो सकता है to the fetus के लिए, और could cause severe anemia, मतलब lack of RBC एंड जॉन्डिस, पीलिया हो सकता है किसको, बच्चे को। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। दिस कैन बी अवॉइडेड बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग RH anti-RH antibodies to the mother immediately after the delivery of the first child। पहले चाइल्ड के आफ्टर डिलीवरी के बाद तुरंत उसे डेमोन्स्ट्रेट एडमिनिस्ट्रेटिंग माने जांच पड़ताल करके उसे anti-RH एंटीबॉडी देना चाहिए, जिससे ब्लड को क्लम्प होने से बचाया जा सके। कोअगुलेशन ऑफ ब्लड, यू नो दैट, तुम जानते हो कि व्हेन यू कट योर फिंगर और यू हर्ट योर सेल्फ, यदि आप अपनी फिंगर माने उंगलियों को कट करते हो अथवा हर्ट योर सेल्फ, यू वाउंड डजंट कंटिन्यू, तुम पाओगे कि कंटिन्यू ब्लीड फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय के लिए ब्लड फ्लो नहीं करता है, केवल कुछ ही समय के लिए ब्लड फ्लो होता है। यूजली द ब्लड स्टॉप्स फ्लोइंग, और सामान्यतः जो है कि ब्लड का जो फ्लो करना है वो स्टॉप हो जाता है आफ्टर सम टाइम। डू यू नो वाई, क्या तुम जानते हो क्यों। ब्लड एग्जिट प्रदर्शन करता है कोगुलेशन और क्लॉटिंग इन रिस्पॉन्स टू एन इंजरी और ट्रामा, किसी भी इंजरी और ट्रामा में ब्लड क्लॉटिंग को रिस्पॉन्स करता है इन इंजरी और ट्रामा में। दिस mechanism to the prevent excessive loss of blood from the body, मतलब जो अगर कोagulation या क्लॉटिंग ना हो तो बहुत सारे ब्लड की लॉस हो जाए बॉडी से, तो इससे प्रिवेंट करता है। यू वुड हैव ऑब्जर्व, तुमने जरूर देखा होगा अ डार्क रेडिश ब्राउन स्कम फॉर्म्ड एट द साइट ऑफ कट एंड इंजरी, अगर कहीं कट या इंजरी हो जाता है तो आपने वहाँ पर डार्क रेडिश ब्राउन जरूर देखा होगा।
over a period time. It is a clot or coagulation formed mainly to a network of threads called fibrins. वहाँ पर बहुत सारे फाइब्रेंस बन जाते हैं जो कि ब्लड को फ्लो करने से रोकते हैं। In which dead and damaged called fibrin in which जिसमें dead and damaged formed elements of blood are trapped. Dead मरे हुए और damaged जो blood होते हैं वह क्या होते हैं, trapped हो जाते हैं, फंस जाते हैं। Fibrin are formed by the conversion of inactive fibrinogen in plasma enzyme thrombin. एक प्रकार का थ्रोम्बिन एक एंजाइम है जिससे प्लाज्मा में प्रेजेंट इनएक्टिव फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में कन्वर्ट होता है। Thrombins in the term are formed from another inactive substance present in plasma called prothrombin. प्रोथ्रोम्बिन नामक जो प्लाज्मा होता है, प्रोथ्रोम्बिन जो कि प्लाज्मा में उपस्थित एक एनोदर दूसरा इनएक्टिव सब्सटेंस है। यह प्रोथ्रोम्बिन किसकी उपस्थिति में, थ्रोम्बोकाइनेज एन एंजाइम कॉम्प्लेक्स थ्रोम्बोकाइनेज इज रिक्वायर्ड फॉर द एबव रिएक्शन। इस कंप्लीट रिएक्शन के लिए थ्रोम्बोकाइनेज रिक्वायर होता है। मतलब थ्रोम्बोकाइनेज प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलता है और ये थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदलता है, मतलब एक्टिव फॉर्म में। दिस कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड बाय द सीरीज ऑफ लिंक्ड एंजाइमिक रिएक्शंस कैस्केड प्रोसेस। यह जो कॉम्प्लेक्स है यह एक सीरीज, मतलब यह जो पूरा सिस्टम है, पहले थ्रोम्बोकाइनेज से थ्रोम्बिन, फिर थ्रोम्बिन से फाइब्रिनोजन को, इनएक्टिव फाइब्रिनोजन को एक्टिव फाइब्रिन में चेंज करना एक कैस्केड प्रोसेस में, मतलब एक सीरीज में होता है। इन्वॉल्विंग अ नंबर ऑफ फैक्टर्स प्रेजेंट इन द प्लाज्मा इन एन इनएक्टिव स्टेट। ये जो रिएक्शन या प्रोसेस होता है वो प्लाज्मा में इनएक्टिव में पहले से उपस्थित होता है और आफ्टर इंजरी और ट्रामा के बाद यह कैस्केड रिएक्शन कंप्लीट होता है। In an injury or trauma, stimulate the platelets, the blood to release certain factors which activate the mechanism of coagulation. In an injury or trauma, कोई इंजरी व ट्रामा के बाद जैसे प्लेटलेट स्टिमुलेट प्राप्त करता है, वह ब्लड टू रिलीज इन द ब्लड टू रिलीज, वह ब्लड में सर्टेन फैक्टर रिलीज करता है जो जो इस मैकेनिज्म कैस्केड मैकेनिज्म को शुरू करता है। Certain factors released by tissue at the site of injury also can initiate coagulation. मतलब कुछ प्लाज्मा में कुछ ऐसे सर्टेन फैक्टर्स पाए जाते हैं जो कि कोagulation की क्रिया को शुरू कर सकते हैं। कैल्शियम आयंस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द क्लॉटिंग। क्लॉटिंग में कैल्शियम आयन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। जैसे कि ये थ्रोम्बोकाइनेज थ्रोम्बिन को एक्टिव थ्रोम्बिन में डालता है कैल्शियम की उपस्थिति पे, और ये थ्रोम्बिन कैल्शियम की उपस्थिति में फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदलता है, और ये सारी प्रोसेस जो है कैल्शियम की प्रेजेंस में होता है। इसीलिए कैल्शियम आयंस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्लॉटिंग। जो कैल्शियम आयन है वो क्लॉटिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। लिम्फ या टिश्यू फ्लूइड, लिम्फ या टिश्यू फ्लूइड। As blood passes through the capillaries in tissue, as blood passes through the capillaries in tissue, some water along with many small water soluble substances move out into the space between the cell of tissue, leaving the larger proteins and most of the formed elements in the blood vessels.
एज द ब्लड पासेस थ्रू द कैपिलरी, जैसे ही ब्लड पास करता है, गुजरता है कैपिलरीज से इन टिश्यू टिश्यू में, सम वाटर along with many स्मॉल soluble substance, कुछ वाटर्स और इसके साथ साथ कुछ सब्सटेंस जो कि वाटर soluble होते हैं और मूव आउट बाहर चले जाते हैं इनटू अ स्पेस, एक स्पेस में, किस स्पेस में, सेल ऑफ टिश्यू, सेल की स्पेस में, लीविंग द लार्जर प्रोटीन्स को और बहुत सारे फॉर्म्ड एलिमेंट को छोड़ करके इन द ब्लड वेसल से, दिस फ्लूइड रिलीज्ड आउट इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल फ्लूइड, टिश्यू फ्लूइड। इंटरस्टिशियल मतलब होता है स्पेस बिटवीन टू सेल के बीच, अगर ये दो सेल हैं तो इनके बीच की स्पेस को क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल सेल, इसी के ही कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल। और इसमें जो फ्लूइड बाहर आता है उसे ही कहते हैं क्या, लिम्फ। दिस फ्लूइड रिलीज आउट कॉल्ड इंटरस्टिशियल फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड, यह इंटरस्टिशियल फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड कहा जाता है। इट हैज सेम मिनरल एंड डिस्ट्रीब्यूशन एज दैट इन द प्लाज्मा, जैसे प्लाज्मा में डिस्ट्रीब्यूशन और मिनरल्स पाए जाते हैं उन इसमें भी एकदम सेम वैसा होता है, बस इसमें कुछ प्रोटीन्स और लार्जर प्रोटीन और फॉर्म एलिमेंट को छोड़कर। एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स गैसेस एक्सेट्रा बिटवीन द ब्लड एंड सेल्स ऑलवेज अकर थ्रू दिस फ्लूइड, इस फ्लूइड द्वारा हमेशा पास होता है। An elaborate network of vessels called the lymphatic system collects this fluid and drains it back to the major veins। मतलब बहुत सारे, अगर ये लिम्फ नोड मतलब लिम्फ वेसल्स हैं तो ये बहुत सारे लिम्फ वेसल्स क्या मिलकर बनाएंगे, लिम्फेटिक सिस्टम। द फ्लूइड प्रेजेंट इन द लिम्फेटिक सिस्टम इज कॉल्ड लिम्फ, अगर जो ब्लड है, ये जो फ्लूइड है अगर वह प्रेजेंट इन द लिम्फेटिक सिस्टम इज कॉल्ड लिम्फ, जो लिम्फेटिक सिस्टम में फ्लूइड पाया जाता है उसे लिम्फ कहते हैं। लिम्फ इज अ कलरलेस फ्लूइड कंटेनिंग स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट्स, जो लिम्फ होता है वो कलरलेस कंटेनिंग स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट कंटेन करता है और वो कलरलेस होता है, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी, बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स के लिए जो कि रिस्पॉन्सिबल है। लिम्फ इज आल्सो एन इम्पॉर्टेंट कैरियर ऑफ न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स एक्सेट्रा, मतलब ब्लड के अलावा अगर कोई दूसरा फ्लूइड है तो वो लिम्फ है जो कि कैरियर करता है, न्यूट्रिएंट्स को कैरियर करता है और वेस्ट को बाहर निकालता है, हार्मोन्स को कैरी करता है। फैट्स आर एब्जॉर्ब थ्रू द लिम्फ इन द लैक्टियल प्रेजेंट इन द इंटरस्टिशियल विलाई, एब्डोमेन कैविटी में पाए जाने वाला क्या, इन एब्डोमेन कैविटी में पाया जाने वाला इंटरस्टिशियल विलाई एक लिम्फ है जो कि फैट को एब्जॉर्ब करता है, जो कि फैट का एब्जॉर्प्शन करता है। सर्कुलेटरी पाथवेज, द सर्कुलेशन पैटर्न आर द टू टाइप्स ओपन और क्लोज्ड। सर्कुलेशन ब्लड फ्लो के जो पैटर्न है वो दो प्रकार से होते हैं, या तो ओपन या तो क्लोज्ड। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट इन द एंथ्रोपोडा मोलास्का इन व्हिच ब्लड pumped by the heart pass through the large vessels into open space body cavity is called sinus। Open circulatory system is present in the anthropoda और मोलास्का। हाँ, जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है वह आंथ्रोपोडा और मोलास्का में प्रेजेंट होता है, इन जिसमें ब्लड पंप्ड बाय द हार्ट, हार्ट से ब्लड पंप किया जाता है लार्ज वेसल्स इनटू थ्रू द लार्ज वेसल्स इनटू अ ओपन स्पेस, एक खाली स्पेस में, एक ओपन स्पेस में, आर बॉडी कैविटी कॉल्ड साइनस, उस कैविटी को या उस स्पेस को क्या कहते हैं, साइनस। साइनस एक स्पेस है। Annelids and chordate have a closed circulatory system in which the blood
in which the blood pumped by the heart is always circulated through a closed network of blood vessels. Annelida और chordates में have a closed circulatory system. Closed circulatory system मतलब in which the blood pumped by the heart is always circulated through the closed network. एक closed network आर्टरी या वेन द्वारा बॉडी में मतलब कैपिलरीज ओपनरीज इसमें क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में प्रेजेंट होता है। अगर हम देखें तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन में कैपिलरीज और ब्लड वेसल्स एब्सेंट होते हैं, लेकिन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में कैपिलरीज ब्लड वेसल्स ये सब क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। This pattern is considered to be more advantageous as the flow of fluid can be more precisely regulated. यह जो ब्लड फ्लो का तरीका है वो सबसे ज़्यादा एडवांटेजियस मतलब एडवांस है, सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, सबसे ज़्यादा बेहतर है। एज फ्लो ऑफ फ्लूइड कैन बी मोर प्रिसाइजली रेगुलेटेड, और इस ब्लड फ्लो को बहुत ही आसानी से रेगुलेट किया जा सकता है। इस ब्लड फ्लो को आसानी से रेगुलेट किया जा सकता है। ऑल वर्टिब्रेट्स पासेस अ मस्कुलर चैम्बर हेड। सभी वर्टिब्रेट्स में पासेस अ मस्कुलर चैम्बर हेड, मस्कुलर चैम्बर हेड पाया जाता है। फिशेस है मतलब मछलियों में टू चैम्बर हेड विथ एन आर्ट्रियम एंड अ वेंट्रिकल। जो फिश होता है उसमें टू चैम्बर हेड पाया जाता है, जिसमें एक आर्ट्रियम और एक वेंट्रिकल पाया जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं एक आर्ट्रियम और एक वेंट्रिकल पाया जाता है। एम्फीबियन एम्फीबियंस एंड द रेप्टाइल्स एग्जिप्ट क्रोकोडाइल को छोड़ करके हैव थ्री चैम्बर्ड हेड with the two atrium and a single ventricle। अगर एम्फीबियन की बात करें और रेप्टाइल की बात करें तो उनके पास क्या तीन चैम्बर हेड होता है क्रोकोडाइल को छोड़कर, विद द टू आर्ट्रियम जिसमें टू आर्टरी और एक सिंगल वेंट्रिकल पाया जाता है। वेयर है जबकि क्रोकोडाइल्स बर्ड्स मैमल्स पसेस अ फोर चैम्बर्ड हार्ट विथ टू आर्ट्रियम टू वेंट्रिकल। अगर हम यहाँ देखें तो किसमें, क्रोकोडाइल में। क्रोकोडाइल एक एम्फीबियन है लेकिन वह एक्सेप्शन है कि उसमें फोर चैम्बर हेड पाया जाता है। बर्ड्स मैमल में फोर चैम्बर हेड पाया जाता है विद द टू आर्ट्रियम और टू वेंट्रिकल, जिसमें टू आर्ट्रियम होते हैं और टू वेंट्रिकल होते हैं। इन फिशेस द हार्ट pumps out deoxygenated blood which is oxygenated by the gills and supplied the body parts from the where deoxygenated blood is returned to the heart, single circulation। अगर हम देखें यहाँ पर सर्कुलेशन दो प्रकार का होता है। सर्कुलेशन अगर हम यहाँ देखें तो सर्कुलेशन दो प्रकार का होता है, एक होता है सिंगल सर्कुलेशन, एक होता है डबल सर्कुलेशन। जो फिशेस होते हैं उसमें क्या पाया जाता है, सिंगल सर्कुलेशन। फिश में सिंगल सर्कुलेशन पाया जाता है। सिंगल सर्कुलेशन में क्या होता है कि फिश ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फिश में फिश में एक आर्ट्रियम होता है और एक वेंट्रिकल होता है ना, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वह निकाल देता है। और ऐसे हार्ट को जिसमें हार्ट से केवल सिंगल सर्कुलेशन मतलब जिसमें हार्ट से केवल एक बार ब्लड का फ्लो हो उसे सिंगल सर्कुलेशन कहते हैं। यहाँ देखेंगे तो फोर चेम्बर्ड हार्ट द टू आर्टरियम और टू वेंट्रिकल पाया जाता है मैमल्स में, बर्ड्स में और क्रोकोडाइल में। लेकिन यहाँ पर यहाँ से इन फिशेज द हार्ट फिश के हार्ट में फिश के हार्ट में pumps out the deoxygenated blood which is oxygenated by the gills। मतलब गिल्स द्वारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लिया जाता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट द्वारा पंप किया जाता है बाहर निकलने के लिए।
एंड सप्लाइड टू द बॉडी पार्ट्स फ्रॉम वेयर, जहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज रिटर्न टू द हार्ट, जहाँ से गुजरता है उसे ही सिंगल सर्कुलेशन कह देते हैं, उसे है क्या कह देते हैं, सिंगल सर्कुलेशन। इन एम्फीबियंस द रेप्टाइल्स, एम्फीबियन में और रेप्टाइल में द लेफ्ट आर्टरियम receives receive oxygenated blood from the gills, lungs, skin, the right atrium, and gets deoxygenated blood from the body parts, और deoxygenated blood को प्राप्त करता है कहाँ से, बॉडी पार्ट से। हाउएवर दे गेट मिक्स्ड अप इन अ सिंगल वेंट्रिकल विच पम्प्स आउट मिक्स्ड ब्लड। अगर हम यहाँ देखें तो डबल सर्कुलेशन में भी दो पार्ट होते हैं, डबल सर्कुलेशन में दो पार्ट होते हैं, कौन सा, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। तो रेप्टाइल और एम्फीबियन में क्या होता है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन पाया जाता है और रेप्टाइल में और एम्फीबियन में इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन पाया जाता है। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन में अगर हम देखेंगे तो यहाँ दो आर्ट्रियम और एक वेंट्रिकल पाया जाता है, ये आर्ट्रियम और ये आर्ट्रियम और एक वेंट्रिकल पाया जाता है। तो अगर आर्ट्रियम में ब्लड आता है तो वो मिक्स हो जाता है और वेंट्रिकल से ब्लड मिक्स होकर बाहर निकलता है। और लेफ्ट आर्ट्रियम रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द गिल्स। यहाँ देखा जाए तो जो लेफ्ट आर्ट्रियम है वह रिसीव करता है क्या, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द गिल्स, लंग्स और स्किन से। एंड द राइट आर्ट्रियम गेट्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और राइट आर्टरी क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स। हाउएवर दे गेट मिक्स, और दोनों क्या होते हैं, मिक्स हो जाते हैं अप टू अप इन द सिंगल वेंट्रिकल विच पंप्स आउट मिक्स ब्लड, जो कि मिक्स ब्लड को वेंट्रिकल मतलब राइट आर्ट्रियम से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और लेफ्ट आर्ट्रियम से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, और जो कि मिक्स होकर के वेंट्रिकल द्वारा निकाल दिया जाता है या पंप कर दिया जाता है। इसे कहते हैं क्या, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, इसे कहते हैं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। इन बर्ड्स मैमल्स ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव्ड बाय द लेफ्ट एंड राइट आर्टरियम रिस्पेक्टिवली passes on the ventricles of same side। मतलब अगर हम यहाँ देखें तो बर्ड्स में, मैमल्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव किया जाता है किससे, लेफ्ट और राइट आर्टरियम द्वारा रिस्पेक्टिवली। मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम, अगर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात की जाए तो किसमें, राइट आर्टरियम, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात की जाए तो लेफ्ट आर्टरियम में आता है। ऑन पासेस ऑन द वेंट्रिकल्स ऑफ सेम साइड, और ऐसे मतलब फोर चैम्बर हार्ट में उनके लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल भी पाए जाते हैं। द वेंट्रिकल्स पंप इट आउट विदाउट एनी मिक्सिंग अप, जो वेंट्रिकल होता है वह ब्लड को पंप कर देता है बिना किसी मिक्स को, और यही इसे ही कहते हैं हम क्या, डबल सर्कुलेशन, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। मतलब डबल सर्कुलेशन दो प्रकार का होता है, इनकम्प्लीट और कंप्लीट। तो कंप्लीट डबल सर्कुलेशन किस में पाया जाता है, बर्ड्स में और मैमल्स में, अर्थात हम कह सकते हैं किसमें, फोर चैम्बर्ड हार्ट वाले, फोर चैम्बर्ड हार्ट वाले में कंप्लीट डबल सर्कुलेशन पाया जाता है। द वेंट्रिकल्स पंप इट आउट विदाउट एनी मिक्सिंग अप, और डबल सर्कुलेशन में जो वेंट्रिकल है वह ब्लड को बिना किसी मिक्सअप के या मिक्सिंग के पंप कर देता है। दैट इज टू सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवे आर प्रेजेंट इन दीज ऑर्गेनिजम्स, हेंस दीज एनिमल्स हैव डबल सर्कुलेशन। और इस फोर चैम्बर हार्ट वाले ऑर्गेनिज्म में टू सेपरेट सर्कुलेटरी पाथ होते हैं, ऐसे पाथ जैसे कि कहाँ से ब्लड आता है ऑक्सीजनेटेड और कहाँ से ब्लड जाता है, ऐसे दो पार्ट्स होते हैं या दो
पथ होते हैं आर प्रेजेंट इन द दीज ऑर्गेनिजम्स, इन ऑर्गेनिजम्स। दीज एनिमल्स हैव डबल सर्कुलेशन, और यही कारण है कि दो पथ होने के कारण इन्हें डबल सर्कुलेशन भी कहते हैं, अर्थात ऐसे भी कह सकते हो दैट कि ब्लड हार्ट से दो बार गुजरता है। लेट अस स्टडी द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। लेट अस, चलो हम स्टडी करते हैं किसकी, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को देखें तो human circulatory system is also called the blood vascular system, consists a muscular chambered heart, a network of closed branching blood vessels and blood and fluid which is circulated. ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, सिस्टम माने इसमें ब्लड वेसल्स, कैपिलरीज, हार्ट और ये सभी पाए जाते हैं। सिस्टम में सारे चीज़ उपस्थित होते हैं। सिस्टम में कौन कौन सी चीज़ें हैं, जैसे कि ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में किस किस से बना है, मस्कुलर हार्ट, मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट में हार्ट से, नेटवर्क ऑफ क्लोज ब्रांचिंग ब्लड वेसल्स से और फ्लूइड से जो कि इसमें सर्कुलेट किया जाता है। हार्ट द मीडियोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन है। जो हार्ट होता है वह मीडियोडर्मली है, मीडियोडर्म से उसका डे उसका जो डिराइव्ड हुआ है, हार्ट मीडियोडर्मल से है। इज सिचुएटेड इन थोरैसिक कैविटी, और वह थोरैसिक कैविटी में उपस्थित होता है। बिटवीन द टू लंग्स स्लाइटली टिल्टेड लेफ्ट लंग्स, अगर हम यहाँ देखें तो ये और लेफ्ट लंग, यहाँ पर थोड़ा सा लेफ्ट लंग टिल्ट होता है और जहाँ पर हार्ट पाया जाता है, जहाँ पर हार्ट पाया जाता है। और इसका जो शेप होता है वो क्लिंच फिस्ट होता है, मतलब एक बंधी हुई मुट्ठी के समान होता है। यहाँ पर देखेंगे आप कि हार्ट का ओरिजिन कैसा होता है, मीडियोडर्मली। इज सिचुएटेड इन द थोरैसिक कैविटी, और यह थोरैसिक कैविटी में उपस्थित होता है। बिटवीन टू लंग्स, इसमें लेफ्ट लंग्स में कार्डियक नॉच भी पाया जाता है, मतलब कार्डियक उपस्थित है जिससे कार्डियक नॉच पाया जाता है। और लेफ्ट लंग्स जो होता है हल्का टिल्टेड होता है। इट हैज़ द साइज ऑफ क्लिंच फिस्ट, बधी हुई मुट्ठी के समान हार्ट का साइज होता है। It is protected it it is protected by a double walled membranous bag pericardium। जो हार्ट होता है वह प्रोटेक्टेड माने बचाया जाता है या सेव किया जाता है डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैग द्वारा, जिसे क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम इनक्लोजिंग द पेरिकार्डियल फ्लूइड, पेरिकार्डियम में पेरिकार्डियल फ्लूइड इनक्लोज होता है। Our heart has four chambers, two relatively small upper chamber called artery and two larger lower chamber called ventricles। हमारे पास होता है, ह्यूमन की बात की जाए तो ह्यूमन हार्ट में फोर चैम्बर हार्ट होता है। तो रिलेटिवली दो ऊपर होता है जो कि स्मॉल होता है, जिसे आर्टरी कहते हैं, और लार्जर जो होता है जो नीचे होता है उसे वेंट्रिकल कहते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये आर्टरी राइट आर्टरियम और ये लेफ्ट आर्टरियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। ह्यूमन ये ह्यूमन हार्ट है, इसमें दिखाया गया है लेफ्ट आर्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल क्या होते हैं, लार्ज होते हैं। और लेफ्ट आर्टरियम और राइट आर्टरियम क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं। A thin muscular wall called the interarterial septum separates the right and left artery। A thin muscular wall, एक थिन मस्कुलर वॉल कॉल्ड कहलाता है क्या, इंटर आर्टेरियल सेप्टम सेपरेट्स द राइट एंड लेफ्ट आर्टरी। अगर हम यहाँ देखें तो आर्टरियम
इसको अलग करने वाले को क्या कहते हैं हम? इंटर आर्टरियल सेप्टम। इंटर आर्टरियल सेप्टम कहते हैं। अगर हम यहाँ देखें तो अगर हार्ट की स्ट्रक्चर बनाएं तो हम देखें तो यहाँ से ये राइट आर्टरियम, लेफ्ट आर्टरियम, इन्हें अलग करने के लिए ये जो बीच में स्ट्रक्चर है, इन्हें अलग करने के लिए ये जो बीच में स्ट्रक्चर है, इसे ही क्या कहते हैं? इंटर इसे ही कहते हैं क्या? इंटर आर्टरियल सेप्टम सेपरेट्स राइट एंड लेफ्ट आर्टरिया। जो हम नीले पार्ट्स दिखाए हैं यही है इंटर आर्टरियल सेप्टम, जो कि लेफ्ट और राइट आर्टरी को सेपरेट करता है। वेयर हैज अ थिक वॉल्ड इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, और वेयर एज जबकि अ थिक वॉल एक थिक वॉल इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम जो कि सेपरेट करता है क्या? किसे? लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल को, जो कि लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल को सेपरेट करता है। अगर हम देखें तो यहाँ ये राइट राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, इन्हें अलग करने के लिए बीच में एक वाल पाया गया है, यहाँ से केवल यहाँ तक। ऊपर वाला तो इंटर इंटर आर्टरियम सेप्टम है, नीचे वाला इंटरवेंट्रिकुलर सिस्टम है, और इसे ही क्या कहते हैं हम? इसे ही कहते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं, जो कि राइट और लेफ्ट आर्टरियम को क्या करता है? सेपरेट करता है, और इसीलिए हमें इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं। IVS, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। Separates the left and right ventricles. The atrium and ventricle to the of the same side are also separated by thick fibrous tissue. अगर हम यहाँ देखें तो separates left and right ventricles. The atrium and the ventricle, the atrium and ventricle, hmm, atrium or ventricle of the same side are also separated by a thick fibrous tissue called arterioventricular septum। मतलब अगर हम फिगर से देखें तो हमें ये पता चल गया कि ये कौन सा वाल था। अगर हम देखें तो ये था इंटर आर्टिकल सेप्टम, और अगर हम ये देखें तो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। लेकिन यहाँ भी पाया जाता है जो कि ऊपर नीचे राइट लेफ्ट आर्ट ये क्या कहते हैं? राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल को जो है सेपरेट कर रहा है, इसे कहते हैं आर्टरियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। आर्टरियो वेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं। अगर हम आगे बढ़ें तो arterioventricular septum. However, each of these septa are provided the an opening through which two chamber two chambers of the same side are connected। मतलब यह जो सेपरेट्स हैं, सेप्टा हैं, जो एक दूसरे पार्ट्स को अलग कर रहे हैं और प्रोवाइड कराते हैं विथ एन ओपनिंग, एक ओपनिंग थ्रू विच टू चेम्बर्स ऑफ द सेम साइड आर कनेक्टेड, जिससे जो 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 टू चेम्बर हैं वह एक दूसरे से अटैच होते हैं। द ओपनिंग बिटवीन राइट आर्टरियम एंड राइट वेंट्रिकल are guarded by a valve formed by the three muscular flaps cups tricuspid valve। अगर यहाँ देखें कि द ओपनिंग बिटवीन, हाँ, द द ओपनिंग between right atrium and left ventricle is guarded by a valve formed the three muscular flaps are cusped, it's called tricuspid valve। Right
आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल की बात की जाए तो उन दोनों को अलग करने के लिए आर्टरियो वेंट्रिकुलर सेप्टम पाया जाता है। और आर्टरियो वेंट्रिकुलर सेप्टम अगर हम यहाँ देखें तो इस स्थान पर कुछ फ्लैप्स पाए जाते हैं जो कि राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल को सेपरेट करते हैं। और वहीं पर कुछ जो फ्लैप्स हैं वो कुछ वाल्व पाए जाते हैं। इन्हें यहाँ पाए जाने वाले वाल्व को कहते हैं ट्राइकस्पिड। और यहाँ पाए जाने वाले और यहाँ भी कोई वाल्व पाया जाता है और यहाँ पाए जाने वाले वाल्व को क्या कहते हैं, बाइकस्पिड। क्योंकि यहाँ तीन क्योंकि यहाँ थ्री जो है कि यहाँ पर थ्री मस्कुलर फ्लैप्स बने हैं और जो कि बाइकस्पिड जो है वो दो मस्कुलर फ्लैप से बना होता है। इसीलिए लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल को अलग करता है, वहाँ पर बाइकस्पिड वाल्व पाया जाता है। और जो लेफ्ट और राइट वेंट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल को अलग करता है, वहाँ ट्राइकस्पिड पाया जाता है। अगर हम यहाँ देखें, वेयर एज अ बाइकस्पिड और मिट्रल, बाइकस्पिड वाल्व को हम मिट्रल वाल्व भी कहते हैं, गाइडेड द ओपनिंग बिटवीन द लेफ्ट आर्टरियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल को कौन सा बाइकस्पिड वाल्व या मिट्रल वाल्व गार्ड करता है? द ओपनिंग ऑफ राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू द ओपनिंग ऑफ right and left ventricle into pulmonary artery and aorta respectively are provided the semilunar valves। अगर हम यहाँ देखें इस फिगर में, पल्मोनरी आर्टरी एंड एरोटा, पल्मोनरी आर्टरी और एरोटा जो यहाँ से ये भी एक प्रकार के क्या है, ब्लड वेसल्स हैं। और पल्मोनरी आर्टरी भी एक प्रकार की ब्लड वेसल्स है जो कि वेंट्रिकल से निकलती है। तो इन्हें सेव करने के लिए क्या पाया जाता है, सेमी ल्यूनर वाल्व। इन्हें सेव करने के लिए क्या पाया जाता है, सेमी ल्यूनर वाल्व पाया जाता है। द वाल्व्स इन द हार्ट अलाउ द फ्लो ऑफ ब्लड ओनली इन डायरेक्शन। जो हार्ट के पाए जाने वाले वाल्व्स होते हैं वह ये डिटरमाइन करते हैं कि ब्लड किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। और ये सभी वाल्व हार्ट्स अलाउ द टू द फ्लो, हार्ट में ब्लड फ्लो को अलाउ करते हैं किसमें, वन डायरेक्शन में फ्लो करने के लिए। फ्रॉम द आर्टरिया एंड फ्रॉम द आर्टरिया टू द वेंट्रिकल टू फॉर्म द वेंट्रिकल्स द पल्मोनरी आर्टरी और एरोटा। फ्रॉम द आर्टरिया टू द वेंट्रिकल, आर्टरी और वेंट्रिकल से, एंड फ्रॉम द वेंट्रिकल्स द पल्मोनरी आर्टरी और एरोटा। ये जो पल्मोनरी आर्टरी और एरोटा है ये कहाँ से निकलती हैं, वेंट्रिकल से। दीज वाल्स प्रिवेंट एनी बैकवर्ड फ्लो। ट्राइकस्पिड वाल और ट्राइकस्पिड वाल और बाइकस्पिड वाल जो है किसी भी बैकवर्ड फ्लो को प्रिवेंट करती हैं। द इंटायर हार्ट इज मेड ऑफ द कार्डियक मसल्स। जो कंप्लीट ब्लड हार्ट है वह किससे बना है, कार्डियक मसल से। द वाल्व्स ऑफ वेंट्रिकल, द वाल्व्स ऑफ वेंट्रिकल आर मच थिकर देन दैट ऑफ आर्टरियम। जो वेंट्रिकल्स का वाल्व होता है वह आर्टरियम से ज़्यादा थिक होता है। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर जो वाल वेंट्रिकल्स पाए जाते हैं वो बहुत थिक होते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें ब्लड को आउट ऑफ बॉडी मतलब आउट ऑफ हार्ट भेजना रहता है। हार्ट से या तो बाहर या तो हार्ट से अंदर भेजना होता है। और यही रीज़न है जिससे वेंट्रिकल्स जो पाए जाते हैं उनके जो वाल्व्स होते हैं वो आर्टरियम से भी ज़्यादा थिक होते हैं। A specialized cardiac musculature called nodal tissue is also distributed in the heart। एक स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलर called nodal tissue
जो कि आल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड इन हार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। A patch of this tissue is present in the right upper corner of the right atrium called sinoatrial node। अगर हम यहाँ देखें तो जो स्पेशल कार्डियक मस्कुलेचर है वह हार्ट में तो डिस्ट्रीब्यूटेड होता ही है, वह पाया कहाँ जाता है? पैच ऑफ दिस टिश्यू, इस टिश्यू का पैच जो है प्रेजेंट होता है कहाँ? राइट अपर कॉर्नर ऑफ द राइट आर्टरी। अगर हम इसे चार्ट्स फिगर से देखें तो इसमें राइट के अपर कॉर्नर में, मतलब यहाँ अगर हम दिखाएं तो राइट अपर कॉर्नर के राइट तरफ पाया जाता है, जो हमें आप पीले पीले दिखा रहे हैं वहाँ पर पाया जाता है, और उसका क्या नाम है? साइनो आर्ट्रियल नोड। Another mass of this tissue is seen in another mass of this tissue। इस टिश्यू का another mass seen in the lower left corner right atrium close the arterioventricular septum are called arterioventricular node। और जो इसका दूसरा पार्ट है वो कहाँ पाया जाता है? राइट आर्टरियम में भी पाया जाता है, लेकिन लेफ्ट की तरफ, जिसे कहते हैं क्या? आर्टरियोवेंट्रिकुलर नोड। आर्टरियोवेंट्रिकुलर नोड। हम अगर यहाँ देखें तो साइनो आर्टरियल नोड राइट आर्टरियम की तरफ, राइट आर्टरियम में राइट तरफ पाया जा रहा है। साइनो आर्टरियल नोड राइट आर्टरियम में राइट तरफ पाया जाता है, और वहीं आर्टरियोवेंट्रिकुलर नोड राइट आर्टरियम में लेफ्ट की तरफ पाया जाता है। और ये बंडल ऑफ हिज है, यही आगे चल के आर्टरियोवेंट्रिकुलर नोड जो है यही आगे चल के बंडल्स बनाते हैं। लेफ्ट, इसे कहते हैं बंडल ऑफ हिज। अगर हम इन पैरा में देखें तो a bundle of nodal fibers, a bundle of nodal fibers का bundle, arterioventricular bundle, AV bundle continues from the AV arterioventricular node which pass through the arterioventricular septum, emerge on the top of interventricular septum and immediately divides into right and left bundle। अगर हम यहाँ देखें तो अब बंडल ऑफ नोडल फाइबर्स का जो बंडल है वो राइट वेंट्रिकुलर बंडल से कंटिन्यूस फ्रॉम द एवियन आर्टरियोवेंट्रिकुलर नोडल विच पास थ्रू द आर्टरियोवेंट्रिकुलर सेप्टम से पास होते हुए emerge on the top of interventricular septum, और वेंट्रिकुलर सेप्टम जो कि इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में इमर्ज हो जाते हैं और इमीडिएटली और सीधे ही डिवाइड्स इनटू अ राइट एंड लेफ्ट बंडल। अगर हम इन फिगर देखें तो साइनो आर्टरियल नोड, आर्टरियोवेंट्रिकुलर नोड सबसे पहले कहाँ जाता है? ये दोनों यहाँ उपस्थित हैं, और ये दोनों पहले राइट में आर्टरियोवेंट्रिकुलर सेप्टम में, फिर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में इमर्ज हो गए हैं। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर इमर्ज हो जाते हैं और क्या बनाते हैं? बंडल ऑफ हिज। बंडल ऑफ हिज का होते हुए वह पूरे हार्ट में फैल जाते हैं। These branches give rise to minute fibers throughout the ventricular musculature of the respective side are called Purkinje fibers। यह जो ब्रांच हैं गिव राइज टू अ माइन्यूट फाइबर्स, बहुत छोटे छोटे फाइबर्स निकालते हैं कहाँ से? वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर ऑफ द रिस्पेक्टिव साइड, वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर के दोनों तरफ आर कॉल्ड, ये क्या कहलाते हैं? पुरकिंजी फाइबर्स। द नोडल मस्कुलेचर हैज एबिलिटी टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई। क्योंकि हार्ट जो है वो न्यूरोजेनिक नहीं है, मायोजेनिक है, जो कि स्वयं ऑटोनॉमस काम कर सकता है, और यह क्या कर सकता है?
इसके पास एबिलिटी मानी योग्यता होती है टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने की योग्यता होती है विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई। इट इज ऑटो एक्साइटेबल हाउएवर द नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल्स that could be generated in a minute vary in at the different parts of nodal system। अगर हम यहाँ तक देखें तो द नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल दैट कुड बी मैंने हो सकता है जनरेट हो सकता है इन अ माइन्यूट वैरी एट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द नोडल सिस्टम। अलग अलग पार्ट में अलग अलग एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो सकते हैं। द साइनो आर्टेरियल नोड can generate maximum number of action potential that is 70 to 75 मिनट प्रति मिनट। जो एक्शन पोटेंशियल होता है उसे 70 से 75 पर मिनट एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकता है कौन? SAN साइनो आर्टेरियल नोड। अगर हम आगे देखें तो and is responsible for the initiating the maintaining the rhythm contractile activity of हार्ट की कंट्रैक्टाइल और डायलेशन की एक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? जैसे एन या साइनो आर्टेरियल नोड्स, ये जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हैं इनके द्वारा। देयरफॉर इसलिए इट इज कॉल्ड पेस मेकर, और यही कारण है कि जो उसे साइनो आर्टेरियल नोड को हम क्या कहते हैं? पेस मेकर। आवर हार्ट नॉर्मली बीट्स 70 to 75 टाइम्स इन अ मिनट। एवरेज मतलब 72 बीट्स होते हैं पर मिनट में। एक मिनट में हम कितनी